चलिए, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सेंट्रल बैंक के बारे में। देखिए, हर एक देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, तो इंडिया में कौन सा सेंट्रल बैंक है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में थोड़ा सा हम और डिटेल में पढ़ लेते हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आरबीआई एक्चुअली पहले एक प्राइवेट बैंक होता था। ओके, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन April 1, 1935। ओके, और ये एक प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक था या एक प्राइवेट बैंक होता था जिसे नेशनलाइज कर दिया गया 1 जनवरी 1949 को। अब बोलेंगे नेशनलाइज का क्या मतलब होता है? नेशनलाइज का सिंपली मतलब है उसे सरकारी बना दिया गया। ठीक है, उसे प्राइवेट से उसे सरकारी बना दिया गया, सो दैट इज अ नेशनलाइजेशन बेसिकली। ओके, अब आपको पता है कि इसका जो एक सबसे हाईएस्ट पोस्ट है दैट इज अ गवर्नर। ओके, आरबीआई के गवर्नर होते हैं जो इस समय शक्तिकांत दास जी हैं, जो एक नॉन इकोनॉमिस्ट हैं, और इसके लिए बहुत ये आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी इसको लेके। चलिए खैर, उस डिस्कशन में, डिबेट में हम नहीं जाएंगे। और इसके एक बेसिकली 4 जोनल ऑफिसेस हैं, दैट इज़ दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। ठीक है, और इसमें से डीपली पढ़ सकते हैं। ओके, इतना हम ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे नहीं, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अब देखिए, अब ये जो सेंट्रल बैंक होता है ना, ये एपेक्स बॉडी होता है जितना भी बैंकिंग सिस्टम है। मतलब जितने भी बैंकिंग एक्टिविटीज़ आपकी हो रही है ना, जितने भी बैंक्स आपके, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया आपका, ऑल द बैंक्स, ओके, बेसिकली ऑल द बैंक्स, वो सब किसके अंडर हैं? आपके आरबीआई के अंडर, और यू कैन से दैट इज आर सेंट्रल बैंक। चलिए, अब इसके कुछ फंक्शंस हैं। अब यही फंक्शंस बेसिकली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो पहला फंक्शन है दैट इज अ बैंक ऑफ इशू। अब देखिए, इशू से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे कुछ इशू कर रही है। इशू यहाँ पे क्या करेगी? करेंसी इशू करेगी। ओके, करेंसी इशू करेगी, नोट्स इशू करेगी। ठीक है, सो दिस इज द वेरी वेरी प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो बेसिकली आपको इसमें लिखना क्या है? बहुत वेरी सिंपल। ठीक है, यू जस्ट राइट द स्टार्टिंग 3-4 लाइन्स दैट सेंट्रल बैंक इज अ बैंक ऑफ इशू, इट एंजॉयज द मोनोपोली। देखिए, मोनोपोली मतलब होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो पावर है नोट छापने की या करेंसी इशू करने की, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी है? सेंट्रल बैंक की है। कल के दिन आप नहीं नोट छाप सकते हैं अपने घर पे, है ना, इलीगल हो जाएगा, आपको पकड़ के ले जाएगी पुलिस, तो कभी आप ट्राई भी मत करिएगा। ठीक है, सो करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इशूड बाय अ सेंट्रल बैंक इज अ लीगल टेंडर मनी। देखिए, लीगल टेंडर मनी मतलब होता है कि जो भी करेंसी आपकी जो आरबीआई है या सेंट्रल बैंक है वो छाप रही है, वो लीगल है, आप मना नहीं कर सकते। ठीक है, कल के दिन आप 50 रुपीज़ का नोट ले गए, है ना, और आपको स्टेट चले गए, कोई भी स्टेट चले गए, वो बोल रहे हैं भैया मैं नहीं लूँगा, मैं तो यहाँ डॉलर लूँगा, तो वो इलीगल हो जाएगा। ठीक है, इलीगल कहने का मतलब है कि वो आप उस पर एक बेसिकली जो है एक लीगल एक्शन ले सकते हो, बिकॉज इट इज़ अ लीगल टेंडर मनी। इंडिया में आपको, अगर आपको कोई चीज़ सामान की ज़रूरत है और आप उसे इंडियन रुपीज़ या करेंसी ऑफर कर रहे हैं, तो वो मना नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज़ अ लीगल टेंडर मनी इन इंडिया। ठीक है, एंड विच हैज़ अ सोल, यू कैन से अ मोनोपोली ऑफ द सेंट्रल बैंक। और दूसरी बात है, एक बात आपको पता होना चाहिए, इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब जो 1 रुपी नोट है ना, वो कौन छापता है? हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। जो 1 रुपी नोट या कॉइन जो भी जो मिंट या प्रिंट करती है, दैट इज नॉट issued by the central bank, that is issued by the ministry of finance, or you can say the central, or you can say central government of the or the government of India। अब ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए होता है, कई बार जो इंडिया में ना करेंसी की बहुत शॉर्टेज हो जाती है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो उस समय क्या करती है जो गवर्नमेंट है, 1 रुपीज़ के नोट्स या कॉइन्स बहुत ज़्यादा मिंट करके या प्रिंट करके उसको पूरा करने की कोशिश करती है बेसिकली इन द कंट्री। ठीक है, सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो बेसिकली इस पॉइंट में आपको बस इतना ही लिखना है कि जो सेंट्रल बैंक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो एक इंजॉय करता है मोनोपोली इन द इशुइंग ऑफ द नोट्स एंड करेंसीज इन द कंट्री। ठीक है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट दैट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यू कैन से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर विद दिस पॉइंट। आपको इतना ही लिखना है, बाकी बकवास पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज अ बैंकर, फिजिकल एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर पॉइंट आप अटेम्प्ट करते हैं तो देखिए, इसके बारे में 1-2 लाइन लिखिए, आप इसके बारे में 1-2 लाइन लिखिए, और इसके बारे में 1-2 लाइन लिखिए। सी दिस ऑल कम्स अंडर द प्रेजेंटेशन। ठीक है, क्योंकि जब आप तीनों चीज़ें मेंशन कर रहे हैं और सिर्फ आप बैंकर को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, सो देयर माइट बी अ चांसेस दैट यू मे लूज हाफ मार्क्स एंड इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन वेरी वेल ऑल्सो। ठीक है, तो मैं आपको ये सब ट्रिक्स बताता हूँ ताकि आपको एक अच्छा आप एग्जाम अटैम्प्ट कर सकें। तो अगर ये पॉइंट अटैम्प्ट कर रहे हैं, बैंकर, फिजिकल एजेंट एंड एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा है कि भैया क्या करता है, आरबीआई जो है करेंसी जो है इशू करता है। ठीक है, अब उसका यही मतलब नहीं है कि वो नोट ही छापता रहता है पूरे दिन, बस आपको लगता है कि आरबीआई नोट ही छापता रहता है, बहुत सारे फंक्शंस है। ठीक है, दूसरा है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैंकर। ठीक है, ये बैंकर है।
अब बैंकर क्या होता है, मान लीजिए आपका अकाउंट है एसबीआई में, तो एसबीआई आपका क्या है, बैंकर है। ऐसे ही जो सरकार का बैंकर कौन होता है, वो होता है आरबीआई होता है, ठीक है। ओके, मतलब कहने का मतलब है सरकार का भी एक अकाउंट है, जो अकाउंट है वो मैनेज कौन करता है, आरबीआई मैनेज करता है। सो इट इज़ अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। दूसरी बात है, इट इज़ अ फिजिकल एजेंट, मैं आगे और अच्छे से डिस्कस करूंगा। एंड इट इज़ अ एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, क्योंकि जो आरबीआई एक बॉडी है ना, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे आपको इकोनॉमिस्ट मिलेंगे, है ना, अलग अलग फील्ड से। ओके, सो दे आर एडवाइसिंग द गवर्नमेंट ऑन द वेरियस इशूज़। ओके, कितना मनी बेसिकली सप्लाई करना चाहिए, कितनी इन्फ्लेशन होगी तो कैसे स्टेप्स लेने चाहिए, कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, कैसे डिफ्लेशन को कंट्रोल करें, कैसे रिसेशन से बाहर आएँ। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर यू कैन से एडवाइज्ड बाय द आरबीआई ऑल्सो, फाइन, एंड गवर्नमेंट इज टेकिंग दैट थिंग्स वेरी सीरियसली। ओके, सो सेंट्रल बैंक in all the countries act as a banker, physical agent and advisor to the government। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैंने बोला था ऐसा बैंकर आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा, तो आप यहां से लिख सकते हैं ऐसा बैंक टू द गवर्नमेंट, द सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स द सेम फंक्शंस एज परफॉर्म्ड बाय द कमर्शियल बैंक टू देयर कस्टमर्स। तो जैसा कि हमारे जो बैंक्स अकाउंट बैंक्स में हमारे जो अकाउंट्स होते हैं, तो हमें जो जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर होती हैं वैसे ही फैसिलिटीज़ सरकार को प्रोवाइड होती हैं आरबीआई से। जैसे सेंट्रल बैंक क्या कर सकती है, डिपॉजिट कर सकती है अपना कैश, है ना, चेक ड्रॉ कर सकती है, ड्राफ्ट ड्रॉ कर सकती है। ओके, सो ऑल दोज थिंग्स आर कवर्ड बाय द आरबीआई। नेक्स्ट है दैट इज अ फिजिकल एजेंट। अब आपको फिजिकल एजेंट का यहाँ से पॉइंट मिल जाएगा, देखिए ये लिखा है ऐसा फिजिकल एजेंट इट मैनेजेस पब्लिक डेप्ट। अब पब्लिक डेप्ट क्या होता है, आपको पता है कि जो सरकार भी कर्जे लेती है, ठीक है। अब सरकार कर्जे किसके बिहाफ पे लेगी, कहने का मतलब है कि सरकार के बिहाफ पे कौन लेगा कर्जे, दैट इज अ आरबीआई ओनली, है ना। आरबीआई ही क्या करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे पब्लिक लोन लेता है। सो इट इशूज़, और अगर मान लीजिए किसी गवर्नमेंट अगर किसी को लोन देना भी चाहती है तो किसकी हेल्प से देगी, आरबीआई की हेल्प से ही देगी। तो आरबीआई एक तरह का मीडिएशन का काम करता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पर्सन टू हुम फ्रॉम हुम द गवर्नमेंट इज टेकिंग लोन, और द टू हुम द गवर्नमेंट इज बेसिकली गिविंग द लोन। ठीक है, सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। और दूसरे भी कौन कौन से जो एक्टिविटीज़ है जो परफॉर्म करता है, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट, है ना। अगर मान लीजिए सरकार ने किसी से लोन लिया है तो उसे इंटरेस्ट देनी पड़ेगी, तो वो कौन देता है, आरबीआई ही देता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ठीक है, सो इट एक्ट्स एज अ गवर्नमेंट एजेंट इन एनफोर्सिंग द फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल एंड इट ऑल्सो हेल्प्स द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द फॉरेन एक्सचेंज। जितना भी फॉरेन एक्सचेंज है, जैसे कि आपको पता है आरबीआई के पास क्या पड़े हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पड़े हैं। इस समय अगर बात की जाए तो 510 बिलियन डॉलर के आसपास है, और ये हर रोज़ लगभग चेंज होते रहते हैं, बिकॉज रोज़ ट्रांजैक्शंस करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटर्नल फॉरेन कंट्री से, तो पैसे आता जाता रहता है। तो नियर अबाउट इतना है 500 आप कह सकते हैं बिलियन जो रिजर्व्स हैं डॉलर्स में, वो कौन आपको मेंटेन कर रहा है, दैट इज एवरीथिंग दैट इज कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है दैट इज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, कि जो सेंट्रल बैंक है वो फाइनेंशियल एडवाइस करता है, फाइनेंशियली कैसा बेसिकली आपको फाइनेंशियल एंड द मॉनेटरी मैटर्स, मतलब जो जितने भी फाइनेंशियल एंड द मॉनेटरी मैटर्स होते हैं, ओके, विच कैन अफेक्ट द इकोनॉमी ऑन द लार्ज स्केल। तो उसमें क्या करता है आरबीआई, क्या करता है गवर्नमेंट को एडवाइस करता है, उसकी पॉलिसीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जैसे आपकी इन्फ्लेशन हो गई, डिफ्लेशन हो गई, डीवैल्यूएशन हो गई, रीवैल्यूएशन हो गई। ठीक है, देखो डीवैल्यूएशन का मतलब होता है अपनी जो करेंसी है डॉलर के अगेंस्ट कम कर देनी, मतलब वीक कर देनी, है ना। जैसे मान लीजिए $1 अगर आपकी ₹60 है, तो अगर आप डी वैल्यू करेंगे तो फिर $1 किसके बराबर हो जाएगा, 70 रुपये के बराबर हो जाएगा। मतलब अपनी करेंसी को बेसिकली सस्ता कर देना, उसे डीवैल्यूएशन बोलते हैं। और रीवैल्यूएशन इसका अपोजिट होता है, जब आप अपनी करेंसी को जानबूझ के स्ट्रॉन्ग करते हैं, मतलब जब आरबीआई खुद अपनी जो करेंसी है अपनी स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो ये सब चीज़ें बीच बीच में आरबीआई को करनी पड़ती हैं, कैसी ट्रेड पॉलिसी होनी चाहिए, कैसी बजटरी पॉलिसी होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर बेसिकली जो एडवाइस कौन करता है, दैट इज़ आरबीआई टू किसको एडवाइस करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दैट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट, सॉरी बैंकर टू द बैंक्स। अब देखिए जो जैसे कि जो केंद्र सरकार का जो बैंकर है आरबीआई, वैसे ही बैंकों का भी बैंक है। मतलब बैंकों का बैंक कहने का मतलब है कि कौन कौन से बैंक हो गए, जैसे पीएनबी हो गए, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, बेसिकली जितने भी बैंक्स हैं, ठीक है, उन सब का भी क्या है, बैंकर है। अब मान लीजिए कि एसबीआई को एकदम पैसे की जरूरत पड़ जाती है, नीड हो जाती है, तो डेफिनेटली एसबीआई विल गो टू द आरबीआई, कहेगा भैया मुझे ये लो पैसे दे दो और मैं आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट और इतने टाइम पीरियड बाद आपको मैं पे कर दूंगा, है ना। तो सेंट्रल बैंक हैज़ अ सेम रिलेशनशिप विद द कमर्शियल बैंक एंड ऐसा लेटर विद द जनरल पब्लिक। ठीक है, जैसे कि बैंकों का जनरल पब्लिक के साथ जो रिलेशनशिप होता है, वैसा ही आरबीआई का कमर्शियल बैंक्स के साथ रिलेशनशिप होता है। ऐसा बैंकर्स बैंक
ठीक है। द सेंट्रल बैंक्स परफॉर्म द सेवरल फंक्शंस, तो यहाँ से आप ये पॉइंट लिख सकते हैं ऐसा बैंकर्स बैंक, द सेंट्रल बैंक्स परफॉर्म द सेवरल फंक्शंस, इट एक्ट एज अ कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। देखिए आपको पता है जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, आपके एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, इन सबको कुछ रिजर्व जो है, जितने भी डिपॉजिट्स आते हैं ना इनके पास, उसका कुछ परसेंट उनको क्या करना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो वो क्या करती है, आरबीआई करता है, इनकी कस्टडी रखती है बेसिकली, मतलब इन कमर्शियल बैंक का कुछ पैसा अपने पास रखती है, ठीक है। और ये जरूरी होता है रखना, ओके। कमर्शियल बैंक्स are under the statutory obligation to keep the certain percentage of their deposits as a reserves with the central bank, okay। मान लीजिए आप अगर आप 1,000 पे जमा करने जाते हैं ना, तो आपको क्या लगता है 1,000 पे पूरा रख लेता है बैंक? नहीं, मान लीजिए इसमें से कुछ परसेंट है 200 रुपये, वो 200 रुपये किसके पास चले जाएंगे, आरबीआई के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी डिपॉजिट्स आते हैं उसका कुछ परसेंट जो कि आरबीआई फिक्स करता है, वो उसे कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास रखना जरूरी होता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कल के दिन अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई कहाँ से देता है, बेसिकली यहीं से ही पैसा उनको प्रोवाइड कर देता है वापस, ओके। सो दिस इज द थिंग, द सेंट्रल बैंक्स प्रोवाइड द क्रेडिट मेनली शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू द कमर्शियल बैंक। तो बेसिकली आप यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं, एंड आप इसे यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ओके। सो दिस 2 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ, ओके। और इसे फर्स्ट लाइन भी आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सो आई थिंक दिस 3 पॉइंट्स विल ईजिली कवर दिस फुल पॉइंट, ओके। नेक्स्ट है, दैट इज द फोर्थ पॉइंट, कस्टडियन ऑफ द नेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। मैंने ऑलरेडी ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि मान लीजिए जैसे कि इंडिया है ना, उसे उन्हें क्या करना है, ट्रेड करना है बाकी फॉरेन कंट्रीज के साथ, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और चाइना। तो जितना भी ट्रेड हो रहा है अब हमें डॉलर्स में पे करना है उनको। तो ये जो बेसिकली आपका जो पेइंग है ना, जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो पे करना होता है, वो कौन करता है, आरबीआई करता है। और जितना पैसा बेसिकली फॉरेन से आता है, अब सरकार बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट भी करती है ना, तो उससे जो बेसिकली कमाई होती है ना, जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आता है, उसकी कस्टडी कौन रखता है, आरबीआई अपने पास रखता है। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट को जितना भी फायदा होता है एक्सपोर्ट से, है ना, जितनी भी आपको लगा सकते हो एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी से लगा के जितना भी बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज आता है, फॉरेन से पैसा आता है, वो पैसा किसके पास रखा जाता है, आरबीआई के पास रखा जाता है। होता सरकार का है लेकिन रखा किसके पास जाता है, आरबीआई के पास रखा जाता है, ठीक है। सो अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज दैट इट इज अ कस्टडियन ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड द गोल्ड रिजर्व्स ऑफ अ कंट्री। तो इसे यहाँ तक लिख सकते हैं, दैट इज मोर देन इनफ, ओके। नेक्स्ट है, दैट इज अ फिफ्थ पॉइंट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहने का मतलब है कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं ना, मान लीजिए आपके जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, पीएनबी हो गया, आपका एसबीआई हो गया, आपका जितने भी बैंक्स हैं, अगर उनको कहीं से भी मान लीजिए पैसा नहीं मिलता है, कहीं से भी पैसा नहीं मिल पा रहा, तो वो लास्ट में किसके पास जाएंगे, आरबीआई के पास चले जाएंगे, आरबीआई उनको प्रोवाइड कर देगा। तभी यहाँ पे लिखा लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, ओके। सो द सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। डी कॉक्स regard this function as a sine qua non absolutely essential function of the central banking in view of being the custodian reserves of the commercial bank when the commercial banks have exhausted the यहाँ से लिख सकते हैं आप, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, when the commercial banks have exhausted their resources and are in needs of funds they approach the central banks to tide over their financial crisis। तो आप ये यहाँ तक लिख सकते हैं, एंड यू कैन राइट इवन 2-3 लाइन्स फ्रॉम योर सेल्फ ऑल्सो, दैट इट गिव्स अ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अ रीजनेबल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द कमर्शियल बैंक्स, डिस्काउंट हाउसेज, बिल ब्रोकर। सो ये सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है सेंट्रल बैंक, ठीक है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, दैट इज अ 6th पॉइंट, दैट इज अ क्लियरिंग हाउस फॉर द ट्रांसफर एंड द सेटलमेंट ऑफ द म्यूचुअल क्लेम्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब होता क्या है, मान लीजिए आप एसबीआई गए, है ना, आपने एक चेक ड्रॉ किया कोई दूसरे किसी इंसान के ऊपर, एंड वो उसका अकाउंट किस में है, उसका अकाउंट पीएनबी है मान लीजिए, है ना, उसका अकाउंट पीएनबी में है, आपका एसबीआई में आपने जो है अपने बैंक अकाउंट या अपनी चेकबुक से एक चेक ड्रॉ किया है दूसरे पर्सन के नाम पे, दूसरे पर्सन के अगेंस्ट, जो कि जिसका अकाउंट है पीएनबी में। अब ये जो चेक है वो क्या जाएगा, पीएनबी में जाएगा। तो अब होता क्या है, इन बैंकों में आपस में ये जो सेटलमेंट कौन करवाता है, ठीक है, दैट इज डन बाय द आरबीआई। तो आप लिख सकते हैं क्लियरिंग हाउस, एक तरह का आरबीआई का परफॉर्म करता है क्लियरिंग हाउस फॉर द ट्रांसफर्स एंड द सेटलमेंट्स ऑफ द म्यूचुअल क्लेम्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। तो जो भी एक इन्होंने क्लेम किया, मतलब जो पीएनबी ने क्या किया, पीएनबी ने बेसिकली क्लेम किया एसबीआई पे, क्योंकि सिंस द पीएनबी विल टेक द अमाउंट फ्रॉम द एसबीआई, ठीक है,
तो वो सारे क्लेम्स बेसिकली कौन क्लियर करता है, दैट इज क्लियर्ड बाय आर। तो जितने भी इनके लीगल इश्यूज होंगे वो कौन क्लियर करेगा, आपका आरबीआई क्लियर करेगा, ठीक है। सो दिस is one of the most important functions of the central bank. The central bank act as a clearing house for the transfer and the settlement of the mutual claims of the commercial banks on each other. तो इसे यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। नोट्स के लिए यहाँ तक लिख सकते हैं, मतलब एग्जाम में इतना लिख सकते हैं। अब ये होता है कैसे, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। एक्चुअली होता क्या है कि ऑलमोस्ट एवरी सिटी में क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है बैंक का, है ना। हर एक बैंक का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है और हर एक ब्रांच का बेसिकली एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो वो एक सिटी में एक जगह होती है, दैट इज कॉल्ड द क्लियरिंग हाउस। वो किसकी होती है, वो दैट इज अंडर द सेंट्रल बैंक आरबीआई। वो वहाँ पे एक क्लियरिंग हाउस में बैठते हैं सारे बैंकों, एसबीआई का एक बंदा आएगा, पीएनबी का एक बंदा आएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा एक बंदा आएगा, इवन द प्राइवेट बैंक्स भी, जितने भी बैंक्स हैं, ठीक है, वो सब वहाँ का अपना अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे और वो बेसिकली अपने जो है चेक से एक्सचेंज करेंगे एंड दे विल सेटल देयर म्यूचुअल क्लेम्स। तो ऐसे पॉसिबल होता है। सो विच इज अंडर द, इट इज ऑल अंडर द आरबीआई। ओके, नेक्स्ट है दैट इज अ कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट। अब देखिए क्रेडिट क्या है। अब मान लीजिए देश में जितने भी लोन्स चल रहे हैं ना, मान लीजिए होम लोन है, बाइक लोन है, कार लोन है, तो उसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है, क्रेडिट, मतलब उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, आरबीआई। तो बेसिकली जितना भी क्रेडिट है, मतलब क्रेडिट मतलब जो लोन्स हैं, वो कौन आपका कंट्रोल करता है, आरबीआई ही कंट्रोल करता है। ओके, मतलब आप ये समझ लीजिए कि इस टाइम पे कितना लोन प्रोवाइड करना है, कितना अमाउंट प्रोवाइड करना है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होनी चाहिए, प्रोवाइड करना है या नहीं करना है, किसको प्रोवाइड करना है, बेसिकली वो सारे डिसीजंस जो है आपके आरबीआई ही लेता है। और अगर मान लीजिए आरबीआई ने कह दिया कि होम लोन अगर 3 महीने तक नहीं देना, तो सारे कमर्शियल बैंक्स को वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। ओके, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So it control the basically credit. The most important function of the central bank is to control the credit creation by the commercial bank. देखिए ये एक अलग से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाउ द, अब ये कंट्रोल कैसे करता है, तो बेसिकली इसको एक अलग वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा। तो आप ये पॉइंट स्किप कर सकते हैं 6 मार्क्स में, मैंने ऑलरेडी 6 पॉइंट्स बता दिए हैं। तो क्योंकि ये अलग ही 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसके अंडर 2 मेथड्स होते हैं, एक क्वांटिटेटिव मेथड्स और क्वालिटेटिव मेथड, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे बेसिकली कंट्रोल करती है क्रेडिट। ओके, आरबीआई। नेक्स्ट है दैट इज अ प्रमोशनल एंड द डेवलपमेंट फंक्शन। और कुछ जो आरबीआई है प्रमोशनल और डेवलपमेंट फंक्शन भी परफॉर्म करती है। बहुत सारी ऐसे डेवलपमेंट फंक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, पॉलिसीज होती है। आरबीआई टाइम टू टाइम लेके आती है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाती है लोगों के अंडर, है ना, ताकि लोगों की जो बैंकिंग हैबिट्स है उसे अच्छा किया जाए। तो ये सारे फंक्शंस भी कुछ क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, परफॉर्म करती है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि द सेंट्रल बैंक इज एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग अ स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम। देखिए सेंट्रल बैंक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्यों जिम्मेदारी है, मान लीजिए अगर एसबीआई, अगर मान लीजिए एक बैंक है एसबीआई, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है ना, यहाँ पे लोगों के अगर स्कैम्स हो रहे हैं, तो डेफिनेटली लोगों का बैंकिंग सिस्टम पे विश्वास उठ जाएगा। जैसा कि हमने देखा पीएमसी बैंक में, है ना, कितने सारे बैंक्स में आपको देखना पड़ रहा है कि क्या हो जा रहा है वहाँ पे, बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस हो जा रही है ना, 6 मंथ तक आप कुछ निकाल नहीं पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो स्कैम हो जा रहा है। तो अगर ये स्कैम्स बढ़ेंगे तो लोगों का बैंकिंग सिस्टम पे विश्वास उठ जाएगा। अगर बैंकिंग सिस्टम पे विश्वास उठ गया तो हमारी इकोनॉमी को बहुत बहुत ज़्यादा एक तरह का बेसिकली एक सेटबैक हो जाएगा। सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट सेंट्रल बैंक हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम। तो इसे यहाँ तक भी लिख सकते हैं, दैट इज मोर देन इनफ। अगर आपको लिखना है ये भी लिख सकते हैं, द सेंट्रल बैंक डिस्चार्जेस द वेरियस फंक्शंस टू प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैंने जैसे बोला था, वो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को असिस्ट करता है, ठीक है, ऐसे ही सारे बैंकों को भी बताता है, पब्लिक में अवेयर करता है ना, एग्रीकल्चर पे डिफरेंट अपनी राय रखता है, इंडस्ट्री के डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी पे आप इसे रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, इनकी रिपोर्ट्स आती रहती है टाइम टू टाइम। ओके, दे आर गिविंग देयर सजेशंस कि या इस सेक्टर में ऐसे किया जा सकता है, बेसिकली इस सेक्टर में ऐसा हो सकता है। ओके, सो दैट हेल्प्स द कंट्री बेसिकली। द लास्ट है दैट इज अ पब्लिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली जितना भी आपको डाटा है, इस पॉइंट में कहने का मतलब है जितना भी डाटा है आपको, वो कौन प्रोवाइड करता है, आरबीआई प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपको पता है हमारी ग्रोथ रेट,